दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से कट्टरपंथी मसर्रत आलम के नेतृत्व वाले अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी घोषित करने के फैसले से यही पता चलता है कि इस राज्य में किस तरह अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले तत्व सक्रिय हैं। इस अलगाववादी संगठन को इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि इसके सदस्य राष्ट्र विरोधी कृत्यों में शामिल होने के साथ आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने में लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त वे लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए भी उकसा रहे थे। मसर्रत आलम जिहादी तेवरों वाला कट्टरपंथी नेता है। फिलहाल वह जेल में है, लेकिन एक समय वह कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का काम करता था और कानून एवं व्यवस्था को खुली चुनौती देता था। 2010 में उसने कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों की अगुवाई की थी। इन प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए थे। मसर्रत आलम पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी नेता रह चुका है। इसके बावजूद जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने उसे रिहा करने की पहल की थी। यह चिंताजनक है कि अभी भी कश्मीर में खुले छिपे रूप में पाकिस्तान की भाषा बोलने अथवा अलगाव और आतंक की पैरवी करने वाले तत्वों की कमी नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यदि भारत पाकिस्तान में बातचीत नहीं होती तो कश्मीर का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। यह हर लिहाज से आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान है। जम्मू कश्मीर के साथ शेष देश में भी कई ऐसे संगठन हैं जैसा मसर्रत आलम ने बना रखा था। इस तरह के संगठनों में एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI, इसे भी प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके सदस्यों पर अभी पूरी तरह लगाम नहीं लग सकी है। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की ओर से उसके सदस्यों की जब तब गिरफ्तारी के समाचार सामने आते रहते हैं। यह गिरफ्तारी इसलिए होती रहती है क्योंकि PFI के कई सदस्य गुपचुप तरीके से अलगाव और आतंक को बढ़ावा देने में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह वही संगठन है जो भारत को इस्लामी देश बनाने के लिए सक्रिय था। जब अलगाव अथवा आतंक की पैरवी करने और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वाले किसी संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है तो उसकी सदस्यता लेना एवं उसके लिए धन एकत्रित करना अवैध हो जाता है। दुर्भाग्य से ऐसे कई संगठनों को जब तक प्रतिबंधित किया जाता है तब तक वे अपना नेटवर्क व्यापक और सशक्त कर लेते हैं। इसके चलते उसके सदस्यों की गतिविधियों पर निगाह रखना कठिन हो जाता है। स्पष्ट है कि देश विरोधी संगठनों पर पाबंदी लगाना ही पर्याप्त
इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे संगठनों के सदस्य गुप्त रूप से अपनी गतिविधियां जारी न रख सके। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के बजट में पर्यावरण हितैषी कदम उठाने पर जोर दिया जाना स्वागत योग्य है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए पहली बार 5,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2047 के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना के साथ पेश किए गए बजट में फील्ड कर्मियों को शिकायतों के निवारण के लिए 4 पहिया वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराने व ग्रीन बॉन्ड जारी करने के साथ ही कार्बन और ग्रीन क्रेडिट पर काम करने का निर्णय लिया गया है। बजट में वर्षा जल संचयन पर भी जोर देने की बात कही गई है और कुशल नाले के पानी को शोधित करने के बाद ही यमुना में डालने और शोधित जल को सिंचाई में उपयोग का भी निर्णय लिया गया है। 90 वर्ष पुराने सीवरेज सिस्टम को बदलने के लिए भी प्राविधान किए गए हैं, जो लुटियंस दिल्ली को जलभराव से राहत देने और यमुना को प्रदूषित से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है। NDMC के बजट में किए गए प्रस्तावों से ये उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रस्ताव राजधानी में पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दिल्ली सरकार, MCD व NDMC तीनों एजेंसियां यदि समग्र रूप से योजनाएं बनाकर एकीकृत प्रयास करे तो दिल्ली को वायु व जल प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को कानून वैध ठहराया तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जनमत संग्रह की बात उठाई। उन्हें कोई याद दिलाए कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वह पाकिस्तान है, जिसकी बागडोर वह इन दिनों संभाल रहे हैं। ऐसा उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र को हथिया कर किया है। इस क्षेत्र को पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला यह हिस्सा जम्मू कश्मीर रियासत की जमीन का 85% है। गुलाम कश्मीर के पास मात्र 15% जमीन बची है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर की संज्ञा देता है। इस सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ कश्मीर की जनता से भी छिपाया गया। यह तथ्य 1993 में सामने आया जब पाक के कब्जे वाले कश्मीर के हाई कोर्ट ने उस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की एक याचिका पर अपना निर्णय देते हुए पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया। पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर की जमीन बिना जनमत संग्रह किए ले ली। याचिका देने वाले दलों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, जिसने भारत विभाजन के समय पाकिस्तान के पक्ष में बात उठाई थी। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि पाकिस्तान को यह क्षेत्र कश्मीर को वापस कर देना चाहिए।
उसने उस कराची समझौते को अवैध बताया जिसके तहत इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा लिया था।